नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो रहेगा कॉलोनियलिज्म के बारे में, कॉलोनियलिज्म इन इंडिया के बारे में, जो उपनिवेशवाद था उसके बारे में। तो जो कॉलोनियलिज्म है वो है क्या? ये एक प्रैक्टिस है और पॉलिसी बाय विच अ पावरफुल कंट्री कंट्रोल अनदर कंट्री और कंट्रीज ऑफन बाय एस्टेब्लिशिंग कॉलोनीज एंड जनरली विद द एम ऑफ इकोनॉमिक डोमिनेंस। तो अपने डोमिनेंस के लिए जो है, जब ये एक प्रैक्टिस है, पॉलिसी है, जब एक कोई पावरफुल कंट्री किसी दूसरी कंट्री पे जो है वो अपना कंट्रोल जो है कर ले, तो उसी को जो है वो उपनिवेशवाद जो है वो कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है? जैसे ब्रिटिश कॉलोनी थी और ब्रिटिश इंडिया, मतलब जो ब्रिटिश इंडिया था, जो ब्रिटिश ने रूल किया था, उसकी जो ब्रिटिश कॉलोनी थी वो। अब हम इंडिया की बात करें उपनिवेशवाद की, तो अकॉर्डिंग टू इंडिया टुडे बाय रजानी पालमे दत्त, इन्होंने डिस्क्राइब किया कॉलोनिज्म को इन इंडिया को तीन फेसेस में। तीन फेसेस कौन कौन से थे? एक तो फर्स्ट फेज था कमर्शियल कैपिटलिज्म, जो रहा 1757 से 1830 तक। इसमें क्या था? बैटल ऑफ प्लासी से लेके चार्टर एक्ट 1813 तक। 1757 की प्लासी से लेके 1813 के चार्टर एक्ट तक वो था कमर्शियल कैपिटलिज्म। सेकेंड फेज हम देखते हैं इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। फिर इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म आता है 1830 से 1858 तक, जब तक जो रिवोल्ट होता है 1857 उस तक। फिर आता है थर्ड फेज हमारा फाइनेंशियल कैपिटलिज्म 1858 से 1947। तो अभी सबसे पहले बात करें फर्स्ट फेज की 1757 से 1830 तक, जिसे कहते हैं हम कमर्शियल कैपिटलिज्म या मर्चेंट कैपिटल। इस फेज में क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके पास मोनोपोली थी ट्रेड की। ईस्ट इंडिया कंपनी कन्फाइंड अदर यूरोपियन कंपनीज जैसे फ्रेंच, पोर्तुगीज और डच टू देयर स्मॉल एनक्लेव्स एंड टू कॉमर्स। English East India Company became the supreme European power in Indian subcontinent। तो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, धीरे धीरे करके उन्होंने जो फ्रेंच थे, पोर्तुगीज थे, डच थे, इन सबको जो है वो बैटल में हरा दिया। जिसके वो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ट्रेड कर पा रहे थे, छोटा मोटा ट्रेड कर पा रहे थे, और धीरे धीरे उनकी जो फैक्ट्रीज थी वो भी इन्होंने उठा ली। तो इन एट लास्ट जो सबसे बड़ी जो सुप्रीम यूरोपियन पावर बनी इंडिया में वो कौन सी थी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी हम देखते हैं कैसे कैसे जो जैसे डच लॉस्ट हुए बैटल ऑफ सदेरा से, बैटल ऑफ वेंडी वॉश से फ्रेंच लॉस्ट हुए। तो इस तरह से उन्होंने कुछ बैटल्स लड़ी और जो ये अदर यूरोपियन पावर्स थी इनको बाहर कर दिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट से। अब हम बात करें कंट्रोल कैप्चर ऑफ इंडियन रेवेन्यू। तो किस तरह से इन्होंने कैप्चर किया इंडियन रेवेन्यू को? एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट प्लंडर। तो ये कैसे था? तो सबसे पहले हमें पता है कि 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी हुई और 1764 में जो बैटल ऑफ बक्सर हुई, ये एक मेन रीजन थे जहाँ से ब्रिटिश की पावर जो थी वो इंक्रीज हुई। तो यहाँ पे इनको क्या हुआ कि इनको दीवानी मिली जब उन्होंने ट्रेटी की। जब ट्रीटिस की इन बैटल्स में, जो जैसे बैटल ऑफ बक्सर हुई, तो इसमें उन्होंने क्या थी, दो ट्रीटिस की थी। एक जो अवध के रूलर थे और एक जो मुगल रूलर थे। तो मुगल रूलर से उन्होंने 3 दीवानी से ले ली थी। किसकी? राइट ऑफ बंगाल, उड़ीसा और बिहार। मतलब ये रेवेन्यू के राइट शो वो ले लिए थे, यहाँ वो अपने रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे। तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने मुगल एम्पायर को भी जो है एक तरह से हरा दिया था, जो बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। और जो अवध के थे या फिर जैसे मीर कासिम थे बंगाल के जो नेटिव रूलर थे, उनको भी हरा दिया था। और यहाँ से वो अपनी दीवानी के राइट जो है वो भी उनसे जो है वो ले लिए थे। तो यहाँ से आप उनकी पावर देख सकते हैं। दिस इंडियन रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ओपनड अ न्यू फील्ड फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। जब ये दीवानी राइट्स उनके पास आए तो इससे उनकी जो ब्रिटिश थे उनके लिए एक नई फील्ड जो है वो खुल गई। एंड नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट ट्रेड विद इंडियन रेवेन्यू और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन रेवेन्यू। यहाँ से वो इंडियन रेवेन्यू जो है उसका उन्होंने किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन किया वो अभी हम देखेंगे। अभी वो ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लेके आते हैं 1765 से 72 तक जो वो चलता है। तो कंपनी ने कलेक्ट किया मैक्सिमम रेवेन्यू एंड इवन देयर पॉलिसी लेड फेमाइन इन बंगाल। तो उन्हें ये नहीं था कि कैसे हमें जो है वो कलेक्ट करना है या फिर क्या इंडियंस के बेनिफिट में रहेगा। उनका था मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो हमें चाहिए, मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो जनरेट करना है।
इस वजह से जो फेमाइन भी आए, बहुत सारी जो लैक्स में डेथ हुई, बट उसका उन्हें कोई लेना देना, उनका मेन मोटिव क्या था, मैक्सिमम रेवेन्यू जो वो जनरेट होना चाहिए। वैसे उसके बाद हम देखते हैं लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज आती हैं, जैसे जो परमानेंट सेटलमेंट, इससे ज़्यादा पहले होता है फार्मिंग सिस्टम, फिर आते परमानेंट सेटलमेंट, फिर रोहितवारी सेटलमेंट और महलवारी सेटलमेंट। ये सब जो है वो बाद में इंट्रोड्यूस होती हैं। इनके द्वारा भी क्या करते हैं, जो टैक्सेस हैं वो लिए जाते हैं किससे, जो पीजेंट्स हैं, फार्मर हैं, उनसे। जैसे जमींदारी सिस्टम है तो जमींदारों को वो अपॉइंट करते हैं और वो उनसे टैक्सेस लेते हैं। रोहितवारी में वो रोहित है, जो ऑनर है, जो फार्मर है उस जमीन का, उससे डायरेक्ट टैक्सेस लेते थे। और महलवारी में जो विलेज है, एक पूरा विलेज है, जो महल है, वहां से वो टैक्सेस लेते थे। तो कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन सक्सीडेड इन जनरेटिंग ह्यूज सरप्लसेस विच वर सेंट टू इंग्लैंड। यहाँ से वो ह्यूज सरप्लसेस जो है वो जनरेट कर रहे थे इन पॉलिसीज के द्वारा, और फिर उन्हें कहाँ सेंड कर रहे थे, इंग्लैंड में। और यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन रेवेन्यू, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन था उसका पूरा एक्सप्लॉयट किया जा रहा था यहाँ पे। अब धीरे धीरे उन्होंने ऑल्सो स्टार्ट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन इंडिया, बट ओनली मोटिव टू गेट मोर न्यू प्रॉफिट। अब धीरे धीरे क्या किया उन्होंने, पहले तो उनको टैक्सेस चाहिए थे, हम देखते दीवानी राइट्स वो सबसे लेते रहते थे। अब धीरे धीरे जो पॉलिटिकल अफेयर्स में, इसमें भी उन्होंने घुसना जो वो स्टार्ट किया, और उनका क्या था कि और प्रॉफिट्स हम जो है वो यहाँ से कैसे ले सकते हैं। तो उनका नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी मेड विग आर्मी, आर्मी जो है वो यहाँ पे उन्होंने बहुत बनाई, ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ मनी ऑफ इंडियन रूलर्स। जो इंडियन रूलर्स थे उन्हीं के एक्सपेंडिचर पे इन्होंने जो है वो यहाँ पे आर्मी खड़ी की, एंड प्रॉफिट अर्न फ्रॉम इंडिया। जितना भी प्रॉफिट अर्न हुआ इंडिया से, और जो लोकल रूलर थे उनके एक्सपेंडिचर पे इन्होंने एक अपनी बहुत बड़ी आर्मी जो है वो यहाँ पे खड़ी कर ली। जैसे हमने पॉलिसीज भी देखी थी इनकी, जैसे सब्सिडी अलाई थी। अब ये यहाँ पे हम देखेंगे सब्सिडी अलाइंस। जैसे सब्सिडी अलाइंस में वो क्या करते हैं, इनका ओनली कंसर्न था टू द कंपनी एट दिस स्टेज वाज टू जनरेट इकोनॉमिक सरप्लस, एंड द कंपनी वेरी स्मार्टली सक्सीडेड इन दिस गेम। कैसे कि उन्होंने सब्सिडी अलाई जो है वो लोकल रूलर्स को बनाना जो है वो शुरू किया। अब यहाँ पे उन्होंने दो चीज़ें की, जो एक तो फॉरेन के साथ जो ट्रेड कर रहे थे या एक्सटर्नल अफेयर थे वो अपने हाथ में लिया ब्रिटिश ने, और क्या कहा कि जो आर्मी है उसकी भी देखभाल कौन करेगा, देखभाल तो करेंगे ब्रिटिश, लेकिन पैसा कौन देगा, लोकल रूलर। तो सब्सिडी अलाई वो जो है वो बनाते गए, और कैसे उन्होंने जो फॉरेन अफेयर थे उन पे भी कब्जा कर लिया, और जो आर्मी थी उस पर भी उनका जो है वो कब्जा हो गया। अब दूसरे फेज की बात करते हैं, सेकंड फेज, वो था इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म 1813 टू 1858। अब इसी टाइम पीरियड पे हम यूरोप में देखें तो यूरोप का जो पुनर्जागरण हो रहा था, और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि वहाँ पे डिस्कवरीज हुई, एक्सप्लोर हुआ, एक्सपैंड हुआ। हमने ये जब थ्योरी की क्लास देखी थी मॉडर्न हिस्ट्री की, तब भी हमने देखा था कि कैसे पहले उनका लैंड रूट जो है वो बंद होता है। जब लैंड रूट बंद होता है तो उसके बाद जो उनके मेन जो फिलोसफर थे या फिर रिसर्चर थे, वो कैसे जो है वो शुरू करते हैं और जगहों को खोजना। तो उसी के साथ उनकी डिस्कवरी स्टार्ट होती है, और वो एक्सप्लोर करते हैं और एक्सपेंड करते हैं। तो इससे क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप। यूरोप में क्या आती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्रीज लगती हैं, यूसेज ऑफ मशीन जो है वो इंक्रीज होती है, और जो ह्यूमन की यूसेज है वो कम होती है। और वहीं हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में क्या था, जो आर्टिशन थे और ये हैंडीक्राफ्ट्समैन थे, ह्यूमन मेड थिंग्स जो प्रोडक्ट थी वो यहाँ से बन रही थी। अब यूरोप में फैक्ट्रीज लग चुकी थी, जो मशीन थी वो ये सब बना रही थी, जैसे कोई भी कपड़ा हुआ, कोई भी पहनने का कोई सामान या कोई भी चीज़ हुई, तो ह्यूमन का यूसेज जो है वो यूरोप में कम हो गया था। लेकिन इंडिया में क्या था, ह्यूमन का यूसेज जो था वो ज़्यादा था। यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई थी, यहाँ पे जो आर्टिशन थे, हैंडीक्राफ्ट मैन थे, वही जो है वो चीज़ें बना रहे थे, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन जो वो नहीं हुई थी। अब बात करें हम इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन, जो 1750 और 60 में जो वो स्टार्ट हुई, इंडस्ट्रीज का ग्रो करना स्टार्ट हुआ, और जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट थे नीडेड कन्वर्टिंग इंडिया इनटू अ मार्केट फॉर टेक्सटाइल एंड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्री। अब जब यहाँ पे जो ब्रिटिश इंडस्ट्री थी, अब इन्हें क्या चाहिए था, रॉ मटेरियल। फैक्ट्रीज तो लगा ली, मशीन तो आ गई, तो इंडिया को इन्होंने
इंडिया से चाहते थे कि हमें इंडिया से रॉ मटेरियल मिलता रहे, और उस रॉ मटेरियल से जब हम जो सामान बनाएंगे तो इंडिया को एक मार्केट भी बनाना चाहते हैं कि इंडिया में हम ये सब चीज़ें बेच सकें। तो इंडिया में जो ब्रिटिश किस तरह से अब ये आगे काम करेंगी, जो ब्रिटिश चीज़ें हैं जो वहाँ पे बन रही हैं जो यूरोप में, अब वो यहाँ पे सेल भी की जाएंगी। ब्रिटेन wanted India as a trading partner as a market dependent colony to produce and supply the raw material। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले तो यहाँ से जो रॉ मटेरियल है वो ले ली जाएगा ब्रिटेन में, ब्रिटेन से जो है वो बनाई जाएंगी जो प्रोडक्ट्स हैं, और फिर इनको सेल कहाँ करना चाहते थे, इंडिया में। अब क्या था, ब्रिटेन ये प्रोडक्ट बना रहा था, सेल कर रहा था इंडिया में, और जो रॉ मटेरियल था इंडिया का वो भी कहाँ जा रहा था, ब्रिटेन। नीड मार्केट एंड रॉ मटेरियल। अब 1800s की बात करें, ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट कांट सेल मच इन यूरोप बिकॉज ऑफ नेपोलियन। अब हमने देखा था फ्रेंच जो नेपोलियन थे, अब 1800s में वो यूरोप में इतना सब कुछ जो है वो बेच नहीं पा रहे थे नेपोलियन के डर से, तो उन्हें जो है वो और एरियाज चाहिए थे जैसे इंडिया। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो इंडिया था वहाँ पे मोनोपोली थी ऑफ ट्रेड इन इंडिया, सो अदर ब्रिटेन कंपनीज कांट एबल टू ट्रेड इन इंडिया। अब हमने देखा था जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे हर चार्टर एक्ट में 20-20 साल के लिए जो है वो ट्रेड करने के लिए मोनोपोली मिल रही थी। अब आफ्टर रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में है, धीरे धीरे उनकी मोनोपोली जो है वो कम करना जो है वो स्टार्ट कर दी ब्रिटिश ने, ताकि बाकी जो ब्रिटेन कंपनीज थी वो भी जो है वो इंडिया में आ सकें और ट्रेड कर सकें। वट एवर बिजनेस ट्रेड इज हैपन इन इंडिया इज ओनली थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी। पहले किसके द्वारा हो रहा था, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। दैट इज़ वाई जो चार्टर एक्ट आया 1813 का, जो ब्रिटेन पार्लियामेंट है उन्होंने एंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली, बट फॉर टी और चाइना ट्रेड इसके लिए इनके पास मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, एंड चाइना ट्रेड कंपनी स्टिल हैड मोनोपोली। नाउ अदर कंपनीज कैन ऑल्सो ट्रेड विद एशिया। अब जो अदर कंपनीज थी वो भी एशिया में ट्रेड कर सकती थी। तो 1830 के चार्टर एक्ट के बाद क्या हुआ, कंपनी की मोनोपोली एंड हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। कि अभी ट्रेड पे तो उन्होंने कॉन्क्वेस्ट कर ही लिया था, ट्रेड तो उनके थ्रू हो ही रहा था, उस पर उनकी मोनोपोली भी आ गई थी। अभी पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट कैसे किया वो भी देखते हैं। ऑल्सो रिफॉर्म द कल्चर ऑफ इंडिया, बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू सेल द प्रोडक्ट इन इंडिया दे नीड टू मेक इंडियन डिसाइड अबाउट दिस प्रोडक्ट। अब इसी के साथ हम देखेंगे, इसीलिए उन्होंने जो एजुकेशन पॉलिसीज थी और ये सब पॉलिसीज थी वो भी लाना धीरे धीरे शुरू की, ताकि जो इंडियंस हैं वो एजुकेट हों, और जैसे मकौले ने कहा भी था कि बाय ब्लड और बाय कलर तो वो इंडियंस हो, लेकिन बाय टेस्ट वो क्या हो, इंग्लिश, ताकि वो इंग्लिश चीज़ें पहने, इंग्लिश ही चीज़ें वो सारी करें, ताकि उनके जो प्रोडक्ट हैं उनको भी वो डिसाइड करें, जैसे पैंट शर्ट हैट्स, इन सब को जो है वो इंडियंस जो है डिसाइड करें कि हाँ ये सब चीज़ें चाहिए। So because if culture change according to the western, then need also grow according to the western culture। अगर वेस्टर्न कल्चर जो है वो यहाँ पे थोपा जाएगा तो जो यहाँ के इंडियंस हैं उनकी जो नीड है वो भी ग्रो होगी एज अ वेस्टर्न कल्चर की। आज मेरे को पैंट चाहिए, शर्ट चाहिए, टोपी चाहिए, ये सब। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो किस तरह से जो है वो इंडिया का कॉन्केस्ट करते हैं। एंग्लो मराठा वॉर्स होती हैं, एंग्लो सिख वॉर होती हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लेके आते हैं, जैसे जो सतारा थी, संबलपुर, अवध, झांसी, नागपुर, इन सब के जो है वो जो नेचुरल एयर्स नहीं थे, जो उनके अडॉप्टेड सन थे, इनको वो गद्दी पे बैठने नहीं देते हैं, और इन सिटीज़ को वो एनेक्स कर लेते हैं ब्रिटिश इंडिया में डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के थ्रू। और वो क्या करते हैं, कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अब इन सब चीज़ों के लिए वो और क्या करते हैं, कमर्शियलाइजेशन करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर का, कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसमें कौन सी जो फसलें हैं वो ग्रो होंगी जो मैक्सिमम रेवेन्यू उनको दे पाए। तो वो इंडियन पीजेंट, जो इंडियन फार्मर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है वो फसलें ग्रो नहीं होंगी। जो ब्रिटिश को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा जिन फसलों से, वो फसलें जो है वो ग्रो करने के लिए कमर्शियलाइजेशन किया गया इंडियन एग्रीकल्चर का। तो ब्रिटिश ने फोर्स किया इंडियंस पीजेंट्स को फॉर दीज क्रॉप्स, जैसे टोबैको हुआ, इंडिगो हुआ, कि ये सब जो है वो क्रॉप्स जो है वो उगाई जाएंगी। अब ये क्रॉप्स इनको क्यों चाहिए थी, रॉ मटेरियल के लिए। मैंने आपको बताया कि इंडिया को वो चाहते थे कि यहाँ से रॉ मटेरियल आ सके, और यहीं इसी को वो मार्केट भी बनाना चाहते थे इंडिया को। फॉर रॉ मटेरियल के लिए
जो कॉटन है, जूट है, रबर, कॉफ़ी एक्सेट्रा, ये सब ग्रो करने के लिए जो वो कहा गया। तो यूरोप की डिमांड क्या थी? इंडिगो। सो इंडियन पीजेंट्स टू ग्रो इंडिगो इन सम पार्ट ऑफ देयर फील्ड। और जो इंडियन पीजेंट थे, जहाँ पे जो मोस्ट फर्टाइल लैंड्स थी, वहाँ पे कहा गया कि जो इंडिगो है उसकी खेती जो वो की जाए। अब इससे क्या हुआ कि डिक्लाइन हुआ एग्रीकल्चर में एंड इन पीजेंट कंडीशन, जो फार्मर की कंडीशंस थी उसमें डिक्लाइन हुआ, क्योंकि हमने देखा जो लैंड रिफॉर्म्स वो लेके आए, वहाँ से भी उनका क्या उद्देश्य था कि टैक्सेस जो है वो जनरेट किए जाए। उनको ये नहीं था कि वो कैसे उनकी फसलें जो उग रही हैं, फैमाइन्स आ रहे हैं, ड्रॉट आ रहे हैं, सूखे आ रहे हैं, उन सब से उनको कोई मतलब नहीं था। और जो फर्टाइल लैंड को जो वो खराब कर रहे हैं उससे भी उनको कोई मतलब नहीं था। उनको मतलब था अपने रॉ मटेरियल से और टैक्सेस से, कैसे मैक्सिमम टैक्सेस आ सकें और रॉ मटेरियल जो है यहाँ से जनरेट किया जा सके। अब बात करते हैं इंडिया एज ए मार्केट की। तो इंडियन गुड्स जो ह्यूमन मेड थी उनकी कॉस्ट हाई थी, क्योंकि वो हाथों से जो है वो बनाई जा रही थी, ह्यूमन मेड थिंग्स थी, इसलिए उनकी कॉस्ट भी हाई थी। लेकिन जो ब्रिटेन की गुड्स आई, जो मशीन गुड्स थी, ये चीप थी, सस्ती थी, और मशीन मेड इम्पोर्ट जो है वो फ्लड कर दिया गया इंडियन मार्केट में। अब कोई भी है, अगर कोई सस्ती चीज़ मिल रही है तो उसे जो है वो चूज़ करेगा। तो इसी से क्या हुआ, जो ब्रिटेन गुड्स थी उन पे जो है वो उन्होंने टैक्स भी कम लगाया, ताकि वो और सस्ती जो है वो मिल सके। एंड इंडियन गुड्स पे जो वो हैवी टैक्स इंपोज कर दिया, ताकि वो और महंगी जो है हो जाए, ताकि कोई उन्हें परचेज ही ना कर पाए। सो कॉस्ट इंक्रीज हुई एंड इसी वजह से क्या हुआ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडियन मार्केट टुक प्लेस। जो इंडियन मार्केट पहले खड़ा था उसकी क्या हुई, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। जो हैंडमेड गुड्स थी, आर्टिशन थे, हैंडीक्राफ्ट थे, उनकी डिसेंट्रलाइजेशन जो इस वजह से हुई। रिजल्ट क्या हुआ, रूइन ऑफ इंडियन लोकल मार्केट। जो इंडियन लोकल मार्केट थी वो जो है पूरी नीचे ठप हो गई, और आर्टिशन और हैंडीक्राफ्ट्समैन थे, उनका जो काम है वो पूरा ठप होने लग पड़ा। इंडियन प्रोड्यूसर ऑफ अ रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर एंड मेड इम्पोर्टेड मार्केट ऑफ ब्रिटिश गुड। तो हमने देख ही लिया, एक तो रॉ मटेरियल जो है वो इंडिया से इंपोर्ट किया गया, कहाँ पे, ब्रिटेन में। और इंडिया को जो है, इंडिया में क्या जो है वो फ्लड कर दिया गया, जो ब्रिटिश प्रोडक्ट से वो कर दिए गए। तो इंडिया को पहले जो एक्सपोर्टर था, अपनी चीज़ें जो बाहर बेचता था, अभी उसको क्या बना दिया, इम्पोर्टर। तो इसी तरह से उन्होंने क्या किया, कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अब बात करें रिसोर्सेज की, तो सबसे पहले बात करें मैन पावर की। तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज थे, एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन उन्होंने इंट्रोड्यूस की। कल्चर रिफॉर्म्स, तो कौन से लाए, वेस्टर्न कल्चर लेके आए। अब यहाँ से क्या प्रोड्यूस हुआ मैन पावर से, क्लर्क्स, पावुक, कस्टमर प्रोड्यूस हुए। जो ब्रिटेन गुड्स यहाँ पे आ रही हैं, शर्ट, पैंट एक्सेट्रा, वो हम उसे जो है वो हम कंज्यूम कर रहे हैं। बाकी जो वेस्टर्न कल्चर है या जो वेस्टर्न एजुकेशन लेके आए, उसने क्या प्रोड्यूस किया, क्लर्क, बाबू, जो मिडिल क्लास है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तब जो रॉ मटेरियल है, अगर उन्हें जो रॉ मटेरियल है वो ब्रिटिश इंडिया से ब्रिटेन लेके जाना है, और जो ब्रिटेन से जो प्रोडक्ट आएगा वो इंडिया के हर कोने तक जो है वो पहुंचाना है, तो इसके लिए उन्हें क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो रेल नेटवर्क्स थे वो बनाए, रोड्स बनाए। ये इंडियंस की फैसिलिटीज़ के लिए उन्होंने नहीं बनाए थे, ये जस्ट उन्होंने बनाए थे कि हमारा जो प्रोडक्ट है यहाँ पे बिक सकें, कैसे वो हर एक कॉर्नर पे पहुंच सकें, टू रीच द रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ द कंट्री फॉर रॉ मटेरियल। कम्युनिकेशन रिसोर्सेज की बात की जाए तो पोस्ट ऑफिस वगैरह जो है वो बनाए गए। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, फेज 2 का, सोशो एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट और 1857 रिवोल्ट। इनिशियली जो सोशो एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थी, जैसे सती प्रथा के खिलाफ, या फिर जो वुमेन है उनको एजुकेशन नहीं है, ये सब चीज़ें जो हैं वो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म में आई थी। और जो खुद के रिलीजियस में जैसे बलि देना या ये सब है, उनके लिए जब वेस्टर्न कल्चर आया और ये सब देखा कि ये सब नहीं रिक्वायर्ड है, तो सोशो एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स हुई। इनिशियली तो ये हेल्प किया ब्रिटिश को, बट ऑल्सो गिव फेस टू द नेशनलिज्म। और 1857 का रिवोल्ट, तो ये सब रिजल्ट आए थे फेस 2 के, जो 1858 तक था। 1813 को, 1857 में फिर रिवोल्ट भी हुआ था। बात करते हैं फेज 3 की, फाइनेंशियल कैपिटलिज्म की, 1858 से 1947। तो फर्स्ट फेज में तक क्या था,
कि जो ट्रेड था मेक प्रॉफिट, ब्रिटिश रिच हो रहे थे इंडस्ट्रियल मार्केट में जो है, जो ट्रेड किया उन्होंने, जो पैसा कमाया लैंड रिफॉर्म्स पे, उसमें उन्होंने क्या किया कि जो इंडस्ट्रियल है, एक तो यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो ब्रिटिश प्रोडक्ट वो यहाँ पे बेचे और इंडिया को एक मार्केट बना दिया। और इस वजह से क्या हुआ थर्ड फेज में कि उन्होंने इन्वेस्ट किया इंडिया में, ऑल्सो रेज फंड्स एंड कैपिटल यहाँ से, ताकि यहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकें, जो उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स लाए, एजुकेशन लाए, वो भी क्यों लेके आए, ताकि यहाँ से भी वो अपने जो फंड्स हैं वो रेज कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। दे लूटेड इंडिया और एक्सप्लॉइटेड इंडिया थ्रू दीज 3 स्ट्रेटजीज। इन्हीं 3 जो स्ट्रेटजीज थी, इन्हीं के द्वारा इन्होंने एक्सप्लॉइट किया इंडिया का। अब हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट सेक्टर कौन कौन से थे? दो सेक्टर चूजन विच डू नॉट कम्पीट विद ऑलरेडी एस्टेब्लिश यूरोपियन कंपनीज। वो सेक्टर जो है वो उन्होंने चूज किए, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सो डू नॉट, इनमें जो है वो इन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री उन्होंने इन्वेस्ट किया। रेलवे सेक्टर, जैसे ये हुआ 5% प्रॉफिट जो था वो गारंटी था बाय गवर्नमेंट टू इन्वेस्टर। इसमें क्या हो रहा था, जब इसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया, जैसे रेलवेज था, तो रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर पा रहे थे, फिनिश गुड को इंपोर्ट कर पा रहे थे इंडिया में, आर्मी को भी वो यहाँ से मूव कर सकते थे। अगर जैसे कहीं जो कोई विद्रोह हुआ या म्यूटनी हुई तो वहाँ पे वो आर्मी की मूवमेंट भी जो है वो हो सकती थी। अब बात करें प्लांटेशन सेक्टर की, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल के लिए उन्होंने जो है वो प्लांटेशन सेक्टर में इन्वेस्ट किया, जैसे कॉफ़ी, टी, रबर, इंडिगो, इन सब की खेती करवाई। इरीगेशन सेक्टर की बात करें तो टैक्स इम्पोज किया इंडियन पेजेंट्स पे, और यहाँ पे जो है वो टैक्सेस लिए गए जहाँ से उन्हें वो रेवेन्यू मिल सके। बैंकिंग सेक्टर की बात करें, इंश्योरेंस सेक्टर की, इसमें भी जो है वो इन्होंने इन्वेस्ट किया। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट थी ये इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो है नहीं थी। ये इनका बेसिक मोटिव क्या था? कमर्शियल पेनिट्रेशन ऑफ इंडिया और एक्सप्लोरेशन एज अ सोर्स फॉर ब्रिटिशर, कि ब्रिटिशर के लिए इंडियन मार्केट को जो है वो एक्सप्लोर करना, कि कहाँ कहाँ जो है वो जो ब्रिटिश जो इम्पोर्ट्स हैं उनको वहाँ भेज सकते हैं, और जो कमर्शियल पेनिट्रेशन करना इंडिया की, यही इनका बेसिक मोटिव था। अब इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑफ कॉलोनियल इंडियन इकोनॉमी। अब बात करें इम्पैक्ट की, अभी हम बात करें इकोनॉमिक पॉलिसी की, तो ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया काउज्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इनटू अ कॉलोनियल इकोनॉमी। द स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी वर डिटरमाइंड बाय द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। जो ब्रिटिश इकोनॉमी थी, तो जो स्ट्रक्चर और ऑपरेशन था इंडियन इकोनॉमी का, वो किससे डिटरमाइंड हो रहा था? जो इंटरेस्ट था ब्रिटिश इकोनॉमी का। जो ब्रिटिश इकोनॉमी को जो है ऊपर करने के लिए जो भी उनको जो वो चाहिए था, अब वो कहाँ से उसका जो, तो इसी हिसाब से जो है वो इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर और ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा था। अब इम्पैक्ट की बात करें, जो उपनिवेशवाद था उसके इम्पैक्ट की बात करें, तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर हम देखते हैं इम्पवरिशमेंट ऑफ पीजेंट्री, emergence of new land relation ruin the old zamindars, stagnation and deterioration of agriculture, commercialization of Indian agriculture, development of modern industry, rise of Indian middle class, famine and poverty, और इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ colonialism। सबसे बात करें डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो इन्होंने क्या किया, जो आर्टिशन थे और जो हैंडीक्राफ्ट्समैन थे उनका जो काम है वो पूरा ख़त्म कर दिया। बैकग्राउंड जैसे आपको मैंने बताया कि उनको रॉ मटेरियल चाहिए था, तो रॉ मटेरियल जो है वो कहाँ जा रहा था? ब्रिटेन में। ब्रिटेन से जो गुड्स प्रोड्यूस हो रही थी वो कहाँ आ रही थी? इंडिया में। और जो इंडिया में जो है ये चीप रेट पे जो है वो बेची जा रही थी। अब जो इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट्समैन से और जो आर्टिशन थे जो ये गुड्स बना रहे थे, इन पे टैक्स भी ऊपर कर दिए, और ये क्या होगी, इनकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी, जिस वजह से लोगों ने इसे लेना ही बंद कर दिया, और इससे इनका जो काम है वो भी ख़त्म हुआ। तो एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री जो है वो इंडिया में डेवलप थी, अगर हम बैकग्राउंड की बात करें। और जो आर्टिशियन थे और जो हैंडीक्राफ्ट्समैन थे हैव अ गुड टाइम, और जो अपनी लोकल रूलर थे वहाँ, और जो मार्केट थी इंडिया की, वहाँ पे अपनी चीज़ें जो थे वो बेच रहे थे। सो दिस शो दैट द इंडियन मैन्युफैक्चर हैव अ गुड टाइम इन 1700s में। अब कैसे जो है वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो वेरियस एक्ट पास हुए 1700 में टू बैन ऑल काइंड ऑफ क्लोथ सिल्क फ्रॉम इंडिया। इन्होंने यूरोप में ही जो वो बैन कर दिए, जितने भी क्लोथ सिल्क जाते थे इंडिया से वो सारा बैन कर दिए गए। चीप एंड मशीन मेड इम्पोर्ट जो है वो फ्लड की गई इंडियन मार्केट में आफ्टर चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ब्रिटिश ने अडॉप्ट किया यूनिलेटरल फ्री ट्रेड पॉलिसी। ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल की बात करें, देन एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज एंड मार्केट्स इंडियन मार्केट। जब उनके पास पॉलिटिकल कंट्रोल आ गया तो जो लोकल रूलर थे
वो भी कुछ नहीं कर पाए ट्रेड को लेके, और जो उनके लोकल हैंडीक्राफ्ट्समैन आर्टिशन थे उनको लेके भी। और जब ब्रिटिश चीज़ें जो है वो यहाँ पे आ गई तो इन्होंने यहाँ की मार्केट्स का भी और रिसोर्सेज का भी सबका एक्सप्लॉइट किया। 1820 के बाद यूरोपियन मार्केट्स वर वर्चुअली क्लोज्ड फॉर इंडियन मार्केट्स। जो यूरोपियन मार्केट थी वो क्लोज हो गई। अब इंडियन जो थे वो अपना सामान जो थे वो यहाँ पे भेज ही नहीं पा रहे थे, यहाँ पे बेच ही नहीं पा रहे, क्योंकि बहुत सारे एक्ट्स आए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने ऊपर देखी, जिस वजह से इनका जो ट्रेड है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अब 1850 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किए रेल नेटवर्क, जिससे यूरोपियन प्रोडक्ट थे वो जो रिमोटेस्ट कॉर्नर थे वहाँ भी कंट्रीज के जो है पहुँच सके, हर कॉर्नर में जो है, ताकि वो पहुँच सके। इंडियन प्रोडक्ट फाउंड इट मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू पेनिट्रेट द यूरोपियन मार्केट्स। और रिजल्ट क्या हुआ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया टुक प्लेस। जो इंडियन आर्टिशन थे और हैंडीक्राफ्ट्समैन से वर ऑलरेडी फीलिंग द क्रंच ड्यू टू द लॉस ऑफ पैटर्नेज बाय द प्रिंसेस एंड द नोवेल्टी। अभी जो प्रिंस आ रहे थे नए नए, वो भी जो जो ब्रिटिश आइटम्स थी या जो ब्रिटिश पहनावा था उसकी तरफ जो है वो ज़्यादा देख रहे थे। हु वर नाउ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यू वेस्टर्न टेस्ट एंड वैल्यूज। तो इससे क्या हुआ, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्टमैनशिप और कल्चर, इससे जो है वो लॉस हुआ। अभी डिसेंट्रलाइजेशन जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो वो क्यों हुआ, क्योंकि डिक्लाइन इन द ट्रेडिशनल रूलिंग क्लास, जो रूकर रूलर से जब उनका जो है वो उन पे जो है वो कब्जा हो गया ब्रिटिश का, तो वो भी कम हुए। जो नए प्रिंस बन रहे थे, जो नए प्रिंस आ रहे थे, उनका टेस्ट क्या था, एज अ ब्रिटिश, जो ब्रिटिश शर्ट है, पैंट कोट, वो सब कुछ। न्यू मिडिल क्लास जो है वो फाउंड ऑफ इंग्लिश गुड्स। अभी हमने देखा था एजुकेशन पॉलिसीज जो वो लेके आए थे ताकि जो है वो क्लर्क्स बाबू या कस्टमर बना सकें। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इन्फ्लक्स ऑफ मशीन गुड्स। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई तो यहाँ पे क्या हुआ, जो मशीन गुड्स ब्रिटेन से बन के आ रही थी वो फ्लड कर दी गई। यूनिलेटरल फ्री ट्रेड पॉलिसी जो है वो उनके द्वारा लाई गई। फ्रॉम बीइंग अ नेट एक्सपोर्टर इंडिया बिकम अ नेट इम्पोर्टर। एक्सपोर्टर थे, अभी वो क्या बन गए, इम्पोर्टर। इंटरनल वीकनेस ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे इंडियन मैन्युफैक्चर फेल टू फाइंड अ न्यू मार्केट को वो नहीं फाइंड कर सके। डिड नॉट एक्सप्लोर द अदर कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स। ओवर डिपेंडेंसी ऑन यूरोपियंस। Indian ruler failed to make any effort for the trade policy. No priority for developing navy by Indian rulers. जब नेवी वो डेवलप नहीं कर पाए तो फिर ट्रेड भी कैसे करेंगे अदर कंट्रीज के साथ। दैट इज वाई द कोस्टल ट्रेड अंडर द यूरोपियन इन इंडिया। अभी बात करें इम्पवरिशमेंट ऑफ पीजेंट्री की, फार्मर्स की, तो कैसे, तो गवर्नमेंट जो थी वो इंटरेस्टेड थी किस में, टैक्सेस में, कि कैसे कैसे वो लैंड रेवेन्यूज पॉलिसीज लेके आई, उनके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टैक्स ले सकें, रेवेन्यू ले सके, और एनफोर्स की परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। तो इससे क्या हुआ, जो ग्रेट इनसिक्योरिटी टू द टेनेंट्स लॉस्ट, जो जितने भी ट्रेडिशनल राइट थे लैंड के वो लॉस्ट हो गए, और अभी कौन नए ऑनर बने, जमींदार। तो जमींदार जो थे रिसोर्टेड टू resorted to the summary eviction, demanded illegal dues and began to maximize their share of the produce। अब जमींदार जो है वो भी जो फार्मर्स थे उनसे ज़्यादा जो है वो टैक्सेस ले रहे थे ताकि वो भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनका भी शेयर जो है वो प्रोड्यूस होके। सो ओवरबर्डन फार्मर्स जो थे हैड टू अप्रोच द मनी लेंडर्स। अभी वो उन्होंने क्या किया, लोन लेना शुरू किया। सो पीजेंट टर्न आउट टू बी द अल्टीमेट सफरर। जो अल्टीमेट सफरर कौन थे इसमें, वो थे फार्मर्स ऑफ द गवर्नमेंट। किसके, गवर्नमेंट, जमींदार और मनी लेंडर्स के द्वारा। अब बात करें एमरजेंस ऑफ न्यू लैंड रिलेशन, विंस ऑफ ओल्ड जमींदार। अब धीरे धीरे हमने देखा था कि नए जो है वो लैंड रिफॉर्म्स आए तो जो पुराने जमींदार थे वो खत्म होना शुरू हो गए। जैसे लैंड इन बंगाल हैड पास्ट न्यू, नए हाथ में बाद में वो आ गई। सो जो न्यू जमींदार थे रिसॉर्टेड द लैंड ग्रैबिंग एंड सब इन्फ्यूडेशन, राइज ऑफ अबसेंटी लैंड लॉर्डिज्म। रिजल्ट क्या हुआ, जमींदार पार्टिसिपेट, उन्होंने कुछ जमींदार ने पार्टिसिपेट भी किया 1857 के रिपोर्ट में। फोर्थ की बात करें, स्टैग्नेशन एंड डिटर्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये कैसे हुआ, जो कल्टीवेटर थे हैड नाइदर द मीन्स और नॉर इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। जो कल्टीवेटर थे उनके पास था ही कुछ भी नहीं कि वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर सके। जमींदार हैड नो रूट्स इन द विलेज। जो जमींदार थे उनकी कोई रूट्स नहीं थी विलेज में। पेड लिटिल इंटरेस्ट इन द एग्रीकल्चर। गवर्नमेंट स्पेंड लिटिल, बहुत कम जो है वो गवर्नमेंट भी स्पेंड करी थी एग्रीकल्चर में। और ये सबसे क्या हुआ, टुगेदर विद द फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड, द स्टैग्नेशन एंड डिटर्नेशन जो है इस वजह से एग्रीकल्चर की हुई। तो बात करें कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर की, तो हमने देखा जो ब्रिटिश थे वो चाहते थे कि जिनसे जो उनको चाहिए था रॉ मटेरियल या ऐसी कमर्शियल गुड्स जिनसे वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू या टैक्सेस कलेक्ट कर सके, वही जो है वो उगाई जाएंगी। तो इससे क्या हुआ, जो एग्रीकल्चर था
ये एक वे ऑफ लाइफ था फार्मर्स का रेदर देन अ बिजनेस एंटरप्राइज। ये कोई बिजनेस एंटरप्राइज नहीं था, ये वे ऑफ लाइफ था। खुद के लिए जो है वो फसलें लगाते थे ताकि वो खा सकें पूरे जो साल है। सो नाउ एग्रीकल्चर बिगेन टू इन्फ्लुएंस्ड बाय द कमर्शियल। अब कमर्शियल तरीके से कंसिडरेशन की वजह से जो है वो इन्फ्लुएंस होने लगा एग्रीकल्चर। जैसे टोबैको, इंडिगो जो ये स्पेशलाइज्ड क्रॉप्स थी, अब इनको जो है उगाना शुरू किया। और ये कंजप्शन के लिए जो है इन द विलेज, कंजप्शन के लिए जो विलेज में ये ग्रो नहीं की जा रही थी, बट फॉर द सेल इन द नेशनल एंड इवन इन इंटरनेशनल मार्केट, ताकि उन्हें सेल किया जा सके इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट्स में। जो कमर्शियल क्रॉप्स थी वो जैसे कॉटन हुई, जूट हुई, ग्राउंड नट ऑयल सीड, शुगर केन, टोबैको, तो इनसे ज़्यादा जो है वो पैसे कमाए जा रहे थे जो फूड ग्रेन्स हैं उनके बजाय। तो क्या होता है कि डेवलपमेंट इन द प्लांटेशन सेक्टर, जैसे प्लांटेशन सेक्टर में जो डेवलपमेंट हुई, जैसे टी, कॉफ़ी, रबर, इंडिगो, इन सब की खेती जो है वो होने लगी। सो फॉर द इंडियन पीजेंट्स जो कमर्शियलाइजेशन थी, ये क्या था, एक फोर्स प्रोसेस था, क्योंकि जो लोकल फार्मर थे जो वो फूड ग्रेन्स लगाते थे, वो लगाते थे अपने सर्वाइवल के लिए, जो उनको पूरा राशन दे सकें पूरे साल का। लेकिन अभी जो ब्रिटिश आए तो उन्होंने कौन सी उनको उनको फोर्स किया लगाने के लिए क्रॉप्स जो हैं वो है कमर्शियल क्रॉप्स। तो रिजल्ट क्या हुआ, पीजेंट मूवमेंट्स इन इंडिया। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट जो है वो मूवमेंट्स होने लगी, जैसे चंपारण, खेड़ा सत्याग्रह, ट्रेडिशनल रिवॉल्ट्स एटसेट्रा। ट्रेडिशनल रिवॉल्ट जो है बहुत ज़्यादा हुए थे। 6 पॉइंट की बात करें, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, तो जो सेकेंड हाफ है 19th सेंचुरी का, दैट द मॉडर्न मशीन बेस्ड इंडस्ट्री स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया। जो मॉडर्न मशीन बेस्ड इंडस्ट्री थी वहाँ इंडिया में उनका आना शुरू हुआ। और फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल जो है वो कहाँ लगी, 1853 में बॉम्बे में, बाय कौशवी नाना भोय। There was a rush in the foreign capital in India at this time due to the prospect of high profit. High profit पाने के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो है वो इन्वेस्ट हुआ फॉरेन कैपिटल का। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, वो क्यों हुआ ये सब, क्योंकि यहाँ पे चीप लेबर थी, चीप एंड रेडली रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल था वो बना बनाया और बहुत ही ज़्यादा चीप था, और मार्केट भी तैयार थी उनके पास इंडिया में। पहले वो यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाएंगे, ब्रिटिश में सारी चीज़ें बनाएंगे, यहाँ से यहाँ पे भी जो है वो कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, और यहाँ पे भी क्योंकि चीप लेबर थी तो यहाँ पे बनाएंगे, और फिर उसी मार्केट, उसी जो प्रोडक्ट्स हैं उसे कहाँ बेचेंगे, इंडिया में। राइज इन द इंडियन मिडिल क्लास। अब इंडियन मिडिल क्लास में हम किसकी बात कर रहे हैं, जो इंडियन ट्रेडर्स थे, मनी लेंडर थे और बैंकर थे, उनके बारे में। सो देयर रोल फिटेड इन द ब्रिटिश स्कीम ऑफ अ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। कैसे उनका रोल फिट हुआ, क्योंकि इंडियन मनी लेंडर्स प्रोवाइडेड लोन्स टू द हार्ड प्रेस्ड एग्रीकल्चरिस्ट, जो फार्मर थे उनको जो है वो लोन प्रोवाइड किए, एंड दिस फैसिलिटेटेड द स्टेट कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। जो इंडियन ट्रेडर थे, इंडियन ट्रेडर कैरिड इंपॉर्टेंट ब्रिटिश प्रोडक्ट टू द रिमोटेस्ट कॉर्नर्स। हर कोने कोने पे जो इंडियन ट्रेडर थे उन्होंने जो ब्रिटिश गुड्स थी वो पहुंचाई। इंडिजिनियस बैंकर्स जो थे वो हेल्प बोथ इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन। अब 8 पॉइंट की बात करें फैमाइन और पॉवर्टी की, तो बिटवीन 1850 और 1900 अबाउट 2.8 करोड़ पीपल डाइड इन फैमाइंस। रीज़न क्या थे, सबसे पहले तो था ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल, जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है वो लगाई गई थी। 1765 से 72 तक ये रही थी। उस टाइम फैमाइंस आए। लैंड रेवेन्यूज पॉलिसी, जैसे परमानेंट सेटलमेंट, रोहितवारी, महलवारी, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये हमने अभी देख ही लिया कि जो लोकल खेती थी उसको पूरा उन्होंने ख़त्म कर दिया ब्रिटिश ने, जो कमर्शियल क्रॉप्स थी वो उगाई जाने लगी। और ड्रेन ऑफ वेल्थ भी आगे हम देखेंगे। तो कंपनी रूल की बात करें, जब तक कंपनी का रूल था उनके पास मोनोपोली थी 1857 से 1857, तो उसमें बंगाल का फेमाइन आता है 1769 से 1770 तक। ये कहाँ आता है, बंगाल वाले एरिया में, बंगाल, उड़ीसा, बिहार। इसमें 1/3 पॉपुलेशन जो बंगाल की है वो डाइड, वो मर जाती है। फिर आता है 1701 और 82 का फेमाइन, 1784 का फेमाइन जिसे चालीसा फेमाइन भी कहा जाता है, 1788 से 1792 का फेमाइन जिसे दोजीवारा और स्कल फेमाइन भी कहा जाता है। ये कहाँ आता है, मद्रास और नॉर्थन इंडिया में, और ये किस वजह से आता है, सूखे की वजह से। 1837 का फेमाइन, आगरा फेमाइन, जहाँ पे जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उन्होंने एडवांटेज ली और यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड शुरू किया जो फेमाइन से पीड़ित थे उनको। सो टुक एडवांटेज एंड ट्राई टू कन्वर्ट, उनको कन्वर्ट करने के लिए प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज।
बात करें ब्रिटिश क्राउन के पीरियड की 1858 से 1947, तो 1860 से 61 के बीच फेमाइन आया, जिसे अपर दोआ फेमाइन भी कहा जाता है, दिल्ली आगरा वाले एरिया में, जिसमें 2 लाख पीपल जो है वो डाइड हुए। और इसके लिए कौन सा कमीशन जो एस्टेब्लिश किया गया? पुअर हाउस कमीशन एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट दिस। सेकंड आया 1865 से 66 का फेमाइन, जिसे ओडिशा फेमाइन कहा जाता है। इसमें 10 लाख जो है उनकी मृत्यु हुई। मद्रास और बंगाल वाले एरिया में ये फेमाइन आया। और इसके लिए कौन सा एस्टेब्लिश किया इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन? कैंपबेल कमीशन। फिर आता है 1876 से 78 का फेमाइन, जिसे द ग्रेट फेमाइन भी कहा जाता है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख जो है उनकी डेथ हुई थी। होल इंडिया में फेमाइन आया था। और कौन सा कमीशन गवर्नमेंट ने बिठाया? स्टार्चिक कमीशन 1880 में बाय लॉर्ड लिटन। फिर आता है 1894 से 96, 20 लाख से ज़्यादा लोग इसमें मरते हैं होल इंडिया में, और 4 करोड़ से ज़्यादा फैमिलीज जो हैं वो इसमें अफेक्ट होती हैं। फिर आता है 1942 और 43 के बीच का फेमाइन। ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का ये फेमाइन आया था, और रीज़न क्या था? क्रॉप फेलियर का। अब बात करें इकोनॉमिक ड्रेन की, तो इकोनॉमिक ड्रेन है क्या? तो रेफर टू अ पोर्शन ऑफ अ नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया विच वॉज नॉट अवेलेबल फॉर द कंजप्शन ऑफ इट्स पीपल। जो यहाँ का प्रोडक्ट था, जो इंडिया में बन रहा था, वही जो है वो किसके लिए अवेलेबल नहीं था? जो यहाँ के पीपल थे, इंडियंस के लिए अवेलेबल ही नहीं था, क्योंकि यहाँ से बना के वो कहाँ जा रहा था? ब्रिटिश यूरोप, वहाँ जाके ये सेल हो रहा था। वट वॉज बींग ड्रेन्ड अवे टू ब्रिटेन। कहाँ ड्रेन हो रहा था? ब्रिटेन, फॉर द पॉलिटिकल रीजन्स, एंड इंडिया वॉज नॉट गेटिंग एडुकेट इकोनॉमिक एंड मटीरियल रिटर्न फॉर इट। अब दादा भाई नरोजी थे, इन्होंने आइडेंटिफाई किया इकोनॉमिक ड्रेन, और क्या कहा? मनी गोइंग टू इंग्लैंड फ्रॉम इंडिया। तो जो ड्रेन थ्योरी थी ये किसके द्वारा दी गई थी? दादा भाई नरोजी। इन्होंने कौन से आर्टिकल्स और पेपर में ये सब छापा? जैसे इंग्लिश डेट टू इंडिया और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया 1871। इन्होंने एक बुक भी लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो काफ़ी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये आता है कि दादा भाई नरोजी द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी, तो वो कौन सी थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और उन्हें और नामों से जाना जाता है, तो वो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। मेजर कंपोनेंट्स की बात करें इस ट्रेन की, जो ड्रेन हुआ ये, तो एक तो डायरेक्टली जो उन्होंने किया, जो विजिबल था, जो विजिबल फॉर्म ऑफ ट्रेन थी, वो कैसे हुआ? जैसे पोस्ट प्लासी और बक्सर की जो बैटल हुई 1757 और 64 में, तो यहाँ से जो प्रॉफिट अर्नड हुआ थ्रू ट्रेड, जैसे इसके बाद बक्सर के बाद उन्हें दीवानी राइट मिले, जो रेवेन्यू राइट थे। शाह आलम टू जो मुगल एम्पर थे उनके द्वारा बंगाल के, तो वहाँ से इन्होंने टैक्सेस कलेक्ट किए, तो ये वहाँ उन्होंने ट्रेड किया। उसके बाद तो प्रॉफिट कहाँ से अर्न हुआ? थ्रू ट्रेड। तो ये तो विजिबल था, ये दिख रहा था कि किस किस तरह से उन्होंने ट्रीटीज की, लोकल रूलर्स को जो है वो हराया, उसके बाद ट्रीटीज की उनके साथ, और जो है प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया। लेकिन कुछ इनविजिबल फॉर्म ऑफ ट्रेन भी थी। वो क्या थी? जो इनविजिबल फॉर्म ऑफ ट्रेन थी वो थी सैलरीज एंड पेंशन ऑफ ब्रिटिश सिविल एंड मिलिट्री ऑफिशियल गिवन बाय लोकल रूलर्स। लोकल रूलर्स के द्वारा जो थी वो सैलरीज और पेंशन जो भी दी जाती थी, जो ब्रिटिश सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल थे। फिर इंटरेस्ट ऑन द लोन्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट फ्रॉम अब्रॉड, उन पे जो इंटरेस्ट लग रहा था। अब जो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी थी, दे अर्न मनी फ्रॉम द इंडियन पीपल एंड दे यूज द सेम मनी टू सप्रेस इंडियन पीपल। यहीं से वो टैक्सेस लेके, लोकल रूलर से जो है वो मनी लेके ले रहे थे, और खुद की जो है वो उसे जो है वो बढ़ा रहे थे, खुद की वैल्यू बढ़ा रहे थे, और सरप्रेस किसे कर रहे थे? लोकल्स को ही, इंडियन पीपल को। एंड अगेन मेड सम मनी, फिर मनी बना रहे थे, एंड दे री एंटर्ड इंडिया एज अ फाइनेंस कैपिटल। तो ये था कुछ जो हमने देखा कि किस तरह से जो इकोनॉमिक ट्रेन हुआ इंडिया का, वो हमने देखा। अभी कुछ अगर क्वेश्चंस की बात करें, तो हु यूज द फ्रेज अन ब्रिटिश टू क्रिटिसाइज द इंग्लिश कॉलोनियल कंट्रोल ऑफ इंडिया। तो अन ब्रिटिश जो है वो किसने कहा था? वो कहा था दादा भाई नरोजी ने ब्रिटिश को। बात करें जी सुब्रमण्य अय्यर, आर.सी. दत्त, जी.वी. जोशी, डी.ई. वाचा एंड दादा भाई नरोजी, ये क्या थे? वर इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ कॉलोनिज्म इन इंडिया। तो सीधा सीधा पूछ लेता है नाम जो है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, एक उनमें से नहीं होगा कि कौन जो है वो इकोनॉमिक क्रिटिक्स थे उस टाइम के इंडिया के, कॉलोनिज्म इन इंडिया के।
जो आर.सी. दत्त थे उन्होंने बुक लिखी थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बात करें जी सुब्रमण्यम अय्यर की, तो वो फाउंडिंग एडिटर थे किसके, हिंदू न्यूज़पेपर के, और उन्होंने एस्टेब्लिश किया था मद्रास एसोसिएशन। अब नेशनल क्रिटिक ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमी की बात करें तो पहले हमने देख ली है दादा भाई नौरोजी की जो बुक्स थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एस्टेब्लिश किया था इन्होंने इंडियन एसोसिएशन, कहाँ पे, लंदन में। न्यूज़पेपर भी इन्होंने चलाया था रस्त गुफ्तार, और ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे थे आईएनसी के 1893 में और 1906 में। ये फर्स्ट इंडियन थे टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन, जो ब्रिटेन में था वहाँ पे मेंबर भी रहे हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के ऑन लिबरल पार्टी टिकट। इनके आर्टिकल और पेपर्स की बात करें तो इंग्लिश स्टेट ऑन इंडिया, और कौन सा था, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया 1871 में। और कौन इकोनॉमिक क्रिटिक्स रहे, जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे, और ये फादर ऑफ इन्हें इंडियन इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। आर.सी. दत्त, रमेश चंद्रा दत्त, इनकी बुक थी द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और बाकी अदर लीडर्स के नाम भी हम देख लेते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, एस सुब्रमण्य अय्यर, पृथ्वीविश चंद्रा रे, जीवी जोशी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, भोलेनाथ चंद्रा। अब बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट ई मरारी सेटलमेंट। ये सीधा सीधा करके आपसे कुछ पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट ई मरारी सेटलमेंट किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। फर्स्ट टी कंपनी ये एस्टेब्लिश कहाँ हुई थी, असम में सबसे पहली टी कंपनी 1839 में। सर सैयद अहमद खान डिड नॉट बिलीव इन द ड्रेन थ्योरी ऑफ दादा भाई नौरोजी। अगर आपसे सीधा पूछ लिया जाता है कि जो दादा भाई नौरोजी की इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी थी उससे कौन सहमत नहीं थे और कौन उसमें बिलीव नहीं करते थे, तो सर सैयद अहमद खान। कार्ल मार्क्स जो थे, कंसीडर द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी एज डिस्गस्टिंग इन इंडिया। बात करें इफेक्ट ऑफ ड्रेन की, इकोनॉमिक इफेक्ट की बात करें तो नॉट ओनली लॉस ऑफ वेल्थ बट ऑल्सो लॉस ऑफ कैपिटल, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, पीजेंट वर अफेक्टेड एज हाई रेट ऑफ रेवेन्यू। पॉलिटिकल इफेक्ट की बात करें तो नेशनलिस्ट लीडर हाईलाइटेड द ड्रेन थ्योरी, जैसे अपने ऊपर नाम देखे किस किसने ड्रेन थ्योरी जो वो हाईलाइट की थी, कौन कौन इकोनॉमिक क्रिटिक्स थे। इट हाईलाइटेड द पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, देयरफॉर इट क्रिएटेड द अवेयरनेस अमंग द कॉमन पीपल, और धीरे धीरे उसी से जो नेशनलिज्म है उसकी भी फिर भावना निकली। तो ये वीडियो थी आपकी जो उपनिवेशवाद के ऊपर जो इंडिया में था, जो किस तरह से ब्रिटिश जो है उन्होंने यूज़ किया इंडिया का रॉ मटेरियल, इंडिया को एज अ मार्केट, और कैसे उन्हें जो है वो पॉलिटिकल बेनिफिट जो है वो यहाँ पे लिए। तो इस क्लास में आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो जरूर मिल गई होगी। बाकी अगर आपको वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।